नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। आज के इस वीडियो हम भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, जिसका नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इससे संबंधित 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इससे संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो है, ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन के साथ पूरी डिटेल बताई जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है, उसे भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन सभी टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको पढ़ा दिए गए हैं। अगर आपने ये सारे वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो इसे जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो आज के इस वीडियो हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। आपको बताना है कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 3। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 3 है, इसके तहत संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, या एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना सकती है, या राज्यों की सीमाओं में कोई परिवर्तन कर सकती है, या राज्यों के नामों में कोई बदलाव कर सकती है। तो ये सब अधिकार आर्टिकल 3 के तहत संसद को प्रदान किया गया है। यहाँ पे संसद शब्द आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि संसद में कौन कौन शामिल होता है। तो संसद में लोकसभा शामिल होती है, राज्यसभा शामिल होती है और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए किस आर्टिकल में संसद की परिभाषा दी गई है, तो आर्टिकल 79 में संसद की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 79 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 79 में ये कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का नाम आया है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि लोकसभा के गठन की बात किस आर्टिकल में कही गई है। तो आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन की बात कही गई है, और राज्यसभा के गठन की बात आर्टिकल 80 में कही गई है। और किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, और भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है। इन 545 सदस्यों में से जो 530 सदस्य हैं ये राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं, और जो 13 सदस्य हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं, और जो 2 सदस्य हैं ये आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो लोकसभा के 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। इन 245 सदस्यों में से जो 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब यहाँ पे भी आपको सेम क्वेश्चन पता होना चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो आर्टिकल 80 के पहले क्लॉज में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। और ये जो 12 सदस्य होते हैं ये साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र से संबंधित होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको मालूम होनी चाहिए थी संसद के बारे में। और यहाँ पे जो ऑप्शन में आर्टिकल दिए गए हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, तो
तो आर्टिकल 1 में हमारे भारत के नाम के बारे में और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 2 में संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है और उनकी स्थापना कर सकती है। तो आर्टिकल 2 और 3 में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल 3 जो है ये केवल और केवल जो हमारे भारत के राज्य हैं उनके बारे में बताता है, जबकि आर्टिकल 2 जो है ये भारत के बाहर के जो क्षेत्र हैं उनकी बात करता है। एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आएगा। मान लीजिए फ्यूचर में जो हमारा भारत है ये पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्र को जीत लेता है, तो उस क्षेत्र को राज्य के रूप में शामिल करना है हमारे भारत में, या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमारे भारतीय संघ में शामिल करना है और उसकी स्थापना करनी है। तो ये अधिकार संसद को आर्टिकल 2 के तहत प्रदान किया गया है। जबकि आर्टिकल 3 में केवल और केवल जो हमारे भारत के राज्य हैं उनके नामों में कोई परिवर्तन करना है, उनकी सीमाओं को घटाना या बढ़ाना है, या 2 राज्यों को तोड़कर एक राज्य बनाना है, या एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाना है। तो ये सब अधिकार संसद को आर्टिकल 3 के तहत प्रदान किया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 2 और 3 क्या कहता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे संविधान का आर्टिकल 1 है इसमें कुल 3 क्लॉज दिए गए हैं। आर्टिकल 1 का जो पहला क्लॉज है इसमें ये कहा गया कि इंडिया अर्थात जो भारत है ये राज्यों का संघ होगा। क्या कहा गया है? कि भारत जो है ये राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में इसका मतलब देखेंगे तो इंग्लिश में कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत को राज्यों का यूनियन कहा गया है। यूनियन का हिंदी में मतलब है संघ कहा गया है, ठीक है। और आर्टिकल 1 का जो दूसरा क्लॉज है इसमें क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 1 के दूसरे क्लॉज में ये कहा गया है कि जो हमारे भारत के राज्य हैं और जो हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं इनका उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में दिया गया है। तो आर्टिकल 1 का दूसरा क्लॉज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक अलग ही डायरेक्शन बताई गई है। इसमें आपको ये कहा गया कि अगर आप भारत के राज्य के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम जानना चाहते हैं तो आप संविधान की पहली अनुसूची देखिए। तो आर्टिकल 1 के दूसरे क्लॉज में हमारे भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं इनका उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में दिया गया है, ये कहा गया है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारे भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आर्टिकल 1 का जो तीसरा क्लॉज है इसमें क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 1 का जो तीसरा क्लॉज है इसमें भारत के जो क्षेत्र हैं इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक तो राज्य के क्षेत्र, दूसरा है संघ क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश वाले क्षेत्र, और तीसरा इसमें ये कहा गया है कि ऐसे क्षेत्र जो भारत के द्वारा किसी भी समय अर्जित किया जाए वो भी भारतीय क्षेत्र का ही भाग होंगे। तो अभी तक कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि भारत सरकार के द्वारा अर्जित किया गया हो, लेकिन इसका प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 1 के तीसरे क्लॉज में किया गया है। फ्यूचर में अगर इंडिया जो है ये पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्र को जीत लेता है तो वो जो क्षेत्र है वो भी हमारे भारतीय क्षेत्र का ही भाग होगा। ये बात आर्टिकल 1 के तीसरे क्लॉज में कही गई है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो हमारा भारत है ये राज्यों का यूनियन है, यानी कि राज्यों का संघ है। देखिए एक यूनियन है, यूनियन का मतलब हिंदी में संघ होता है, और एक फेडरेशन होता है, फेडरेशन का मतलब भी हिंदी में संघ ही होता है, और एक कन्फेडरेशन होता है, कन्फेडरेशन का मतलब हिंदी में परिसंघ होता है। अगर ऑप्शन में संघ भी दिया गया है और यूनियन भी दिया गया है तब आप किस पे टिक लगाएंगे? तब भी आप ऑप्शन डी में ही टिक लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा भारत है ये राज्यों का यूनियन है। अगर ऑप्शन में संघ दिया है और यूनियन नहीं दिया गया है और फेडरेशन दिया है तब आपने संघ पे टिक लगाना है, ठीक है। अगर संघ भी दिया गया है और यूनियन भी दिया गया है, अगर आपने संघ पे टिक लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा भारत है ये राज्यों का यूनियन है। फेडरेशन का मतलब भी हिंदी में संघ है और यूनियन का मतलब भी हिंदी में संघ ही है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यूनियन भी दिया गया है ऑप्शन में, संघ भी दिया गया है, तो आपने यूनियन पे टिक लगाना है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो यहाँ पे आपको बताना है कि 500 से अधिक जो देसी रियासतें थे जो कि हमारे भारत में शामिल हो गई थी, इनके लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है।
देखिए जो 500 से अधिक देसी रियासतें थी जो कि हमारे भारत में शामिल हो गई थी, इसके लिए कुल 3 लोग उत्तरदायी थे। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, दूसरे वीपी मेनन थे और तीसरे माउंट बेटन थे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन कौन उत्तरदायी था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और माउंट बेटन। इन 3 लोगों के प्रयासों से जो 500 से अधिक देसी रियासतें थी ये हमारे भारत में विलय हो गई थी। अगर ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं दिया गया है, वीपी मेनन या माउंट बेटन दिया गया है, तो आपने इस पे भी टिक लगाना है, ठीक है। तो ये 3 लोग ऐसे थे जो कि 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी थे। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय हमारे भारत में कुल 552 देसी रियासतें थी। इन 552 देसी रियासतों में से जो 549 देसी रियासतें थी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और माउंट बेटन के प्रयासों से भारत में शामिल हो गई थी। लेकिन जो 3 देसी रियासतें थी, ये ना भारत में शामिल हो रही थी और ना ही पाकिस्तान में शामिल हो रही थी। ये कह रहे थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे। ये 3 देसी रियासतें कौन कौन थी, इनके नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। तो पहली देसी रियासत थी हैदराबाद और दूसरी देसी रियासत थी जूनागढ़ और तीसरी देसी रियासत थी जम्मू कश्मीर। तो ये 3 देसी रियासतें ऐसी थी जो कि ना भारत में विलय हो रही थी और ना ही ये पाकिस्तान में शामिल हो रही थी। ये कह रहे थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे। इन 3 देसी रियासतों के नाम आपको मालूम होने चाहिए, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। देखिए जो हैदराबाद देसी रियासत थी, इसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया था। इसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद देसी रियासत को भारत में शामिल कर लिया गया था। जबकि जो जूनागढ़ देसी रियासत थी, इसे जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया था। देखिए जो जूनागढ़ देसी रियासत थी, यहाँ पे जो अधिकतर जनसंख्या थी वो हिंदू थी, लेकिन यहाँ के जो राजा थे वो मुस्लिम थे। तो यहाँ पे जनमत संग्रह करवाया गया। यहाँ की जनसंख्या से पूछा गया कि आप भारत में शामिल होना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेजोरिटी में हिंदू थे, तो इन्होंने कहा कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ देसी रियासत को भारत में शामिल कर लिया गया था। और जो जम्मू कश्मीर देसी रियासत थी, इसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया गया था और जम्मू कश्मीर देसी रियासत को भी भारत में मिला लिया गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य देसी रियासतों के भारत में विलय के बाद भी किस 3 देसी रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। तो अभी मैंने आपको बताया जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय हमारे भारत में कुल 552 देसी रियासतें थी। इन 552 देसी रियासतों में से जो 549 देसी रियासतें थी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और माउंट बेटन के प्रयासों से हमारे भारत में आसानी से शामिल हो गई थी। तो 3 देसी रियासतें कौन कौन सी थी जो कि हमारे भारत में शामिल नहीं हुई थी, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जो हैदराबाद देसी रियासत थी, इसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है, इसके द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया था। और जूनागढ़ देसी रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया था। और जम्मू कश्मीर देसी रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है, ये 29 दिसंबर 1953 को की गई थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल 3 सदस्य शामिल थे। एक तो फजल अली ही थे जो कि इस आयोग के अध्यक्ष थे, दूसरे एच.एन. कंजरू थे और तीसरे के.एम. पाणिक्कर थे। तो ये 3 सदस्य राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आपको बताना है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1956 में। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है ये 1953 में की गई थी। इसके अध्यक्ष फजल अली थे और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की थी। इस आयोग ने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। तो इसी आयोग की सिफारिश पर 1956 में हमारे संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया।
1956 में, जिसके तहत हमारे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा बनाया गया? आपको बताना है कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा था जो कि गठित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, इसके तहत हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी? अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, तो इसके तहत हमारे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले हमारे भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर था, जो कि पहले राज्य हुआ करता था, अब इसे 2 भागों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इन दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो फिर हमारे भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, लेकिन वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो दादर और नगर हवेली था और जो दमन और दीव था, जो कि अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, अब इनको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस प्रकार से वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? आपको बताना है कि सिक्किम को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975 में। तो 1975 ईस्वी में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था, जिसके तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। देखिए, जब 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया था, तो इसके तहत सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में हमारे भारत में शामिल किया गया था, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को संपूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन में 4 राज्य दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि सबसे पहले किस राज्य को दर्जा प्रदान किया गया, उसके बाद किस राज्य को दर्जा प्रदान किया गया। तो सीरियल वाइज आपको बताना है इस ऑप्शन के हिसाब से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सबसे पहले नागालैंड राज्य को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, उसके बाद हरियाणा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, उसके बाद सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नागालैंड को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था। तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, और हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, जबकि जो सिक्किम राज्य है इसे 16 मई 1975 को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, जिसके तहत हमारे संविधान में 36वां संविधान संशोधन भी किया गया था। और अरुणाचल प्रदेश राज्य को 22 फरवरी 1987 को राज्य का अरुणाचल प्रदेश राज्य को 22 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो इनमें से आपको बताना है कि किसको ये अधिकार दिया गया है कि वो राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद को। आर्टिकल 3 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो भारत के राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, या एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना सकती है। तो ये सब अधिकार आर्टिकल 3 के तहत संसद को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी?
तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन है ये भाषा के आधार पर किया गया था और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था। ठीक है, देखिए जो आंध्र प्रदेश राज्य था इसका भाषा के आधार पर गठन 1953 में इतनी आसानी से नहीं किया गया था। इससे पहले वहाँ पे बहुत सारे आंदोलन वगैरह हुए थे। ये पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। देखिए 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो 1948 में क्या हुआ कि हमारे भारत के बहुत से क्षेत्र से ये मांगे उठने लग गई कि भाषा के आधार पर हमारे राज्य का गठन किया जाए। तो 1948 में भारत सरकार के द्वारा एक आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का नाम था भाषाई प्रांत आयोग और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एस के धर इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इस आयोग को एस के धर आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग से ये पूछा गया कि आप पता करिए क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। तो एस के धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता, बल्कि इन्होंने ये कहा कि आप प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। तो एस के धर समिति की इस रिपोर्ट को ना मानते हुए भारत सरकार ने एक और समिति का गठन किया। इस समिति का नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी समिति में कुल 3 लोग शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो जेवीपी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। तो इस समिति के रिपोर्ट के बाद क्या होता है कि मद्रास राज्य के जो लोग थे ये आंदोलन करने लग जाते हैं। ये कहते हैं कि जब तक तेलुगु भाषा के आधार पर आप हमारे राज्य का गठन नहीं करेंगे हम आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन का जो नेतृत्व था ये पोट्टी श्रीरामुलु कर रहे थे। पोट्टी श्रीरामुलु कह रहे थे कि जब तक आप तेलुगु भाषा के आधार पर हमारे राज्य का गठन नहीं करेंगे हम ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, आंदोलन करेंगे, अनशन पर रहेंगे। तो 58 दिन के बाद क्या होता है, 15 दिसंबर 1952 को क्या होता है, 58 दिन के बाद जो पोट्टी श्रीरामुलु होते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है, मद्रास राज्य में दंगा फसाद शुरू हो जाता है। वहाँ के लोग दंगा फसाद करने लग जाते हैं। तो हार कर भारत सरकार को 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ता है तेलुगु भाषा के आधार पर। और जो आंध्र प्रदेश राज्य है ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। तो इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई आपको पता लग गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु की इस आंदोलन में मृत्यु हो जाती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1948 में भारत के हर क्षेत्र से ये मांग उठने लग जाती है कि भाषा के आधार पर हमारे राज्य का गठन किया जाए। तो 1948 में एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का नाम था भाषाई प्रांत आयोग और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस आयोग के अध्यक्ष थे एस के धर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति एस के धर जो थे ये 1948 के गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष थे। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971 में। हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे भारत के राज्य हैं और जो हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं इनका उल्लेख हमारे संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। तो अगर हमारे भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करना है या किसी नए राज्य का गठन करना है तो हमारे संविधान की जो पहली अनुसूची है इसमें संशोधन करना आवश्यक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रथम अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन। देखिए 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। अब आपको पता होना चाहिए कि 69वां संविधान संशोधन कब किया गया था। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया था, जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए किस आर्टिकल में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है, तो आर्टिकल 239AA में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2000 में।
तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2000 में हमारे भारत में कुल 3 राज्यों की स्थापना हुई थी। इन 3 राज्यों के नाम आपको पता होना चाहिए। पहला तो है उत्तराखंड राज्य, दूसरा है छत्तीसगढ़ और तीसरा है झारखंड। इन 3 राज्यों की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो 9 नवंबर वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में की गई थी, जबकि झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में की गई थी। जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसे भारत में 26वां राज्य के रूप में शामिल किया गया था और उत्तराखंड राज्य को भारत में 27वां राज्य के रूप में शामिल किया गया था और झारखंड राज्य को भारत में 28वां राज्य के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। आपको बताना है कि हमारे संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नाम से किया गया है। तभी मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 1 का पहला क्लॉज है, इसमें यह कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो है ये राज्यों का संघ होगा। तो हमारे संविधान में 2 नाम का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा? भारत अर्थात इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एंड 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमश क्या हुआ था। आपको बताना है कि जब ये सब संविधान संशोधन किए गए थे तो इसके तहत क्या किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। देखिए, जब 56वां संविधान संशोधन 1987 में किया गया था, जिसके तहत गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, और जब 55वां संविधान संशोधन 1986 में किया गया था, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, और 53 संविधान संशोधन जब 1986 में किया गया था, जिसके तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। देखिए, जो गोवा राज्य है इसे 25वें राज्य के रूप में हमारे भारत में शामिल किया गया था, जबकि अरुणाचल प्रदेश को हमारे भारत में 24वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था, और मिजोरम राज्य को हमारे भारत में 23वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था, और सिक्किम राज्य को हमारे भारत में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत का 29वां राज्य कौन सा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना को। अब आपको मालूम होना चाहिए कि तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य कब बनाया गया था। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। तेलंगाना को किससे अलग किया गया था? तो तेलंगाना को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग किया गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।